हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज का ये वीडियो सेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप सीजी हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इंग्लिश का भी प्रिपरेशन आप ज़रूर ही कर रहे होंगे। तो इंग्लिश के अंदर ही मैंने आप सभी के लिए प्रीपोजिशन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो है लेकर आया हूँ। जनरली ये टॉपिक जो है आपको बहुत कम मिलेगा हॉस्टल वार्डन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हॉस्टल वार्डन में अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे इंग्लिश वाला तो उसमें आपको दिखेगा कि जो सेंटेंसेस होते हैं सेंटेंसेस में एरर को फाइंड आउट करने वाले ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। तो मैं प्रीवियस ईयर के ऊपर ही या फिर कह लीजिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड ही मैं प्रीपोजिशन का ही एक एमसीक्यू सेट तैयार किया हूं, जिसमें हम देखेंगे कि जो सेंटेंसेस है उसका किस पार्ट में प्रीपोजिशन के कॉन्टेक्स्ट में एरर आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप प्रीपोजिशन की तैयारी किए हैं तो ये आपके लिए एक टेस्ट की तरह होगा, और जो लोग तैयारी अभी तक नहीं किए हैं उनके लिए कुछ सीखने को भी बहुत अच्छा चीज़ इसमें मिलेगा। तो चलिए लेट ना करते हुए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर सकते हैं। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ अगर आप किसी भी तरह का आपको डाउट होता है तो वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे हम वीडियो का नोटिफिकेशन दे देते हैं। अगर डिमांड करेंगे तो वीडियो का पीडीएफ भी आप सभी को वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन का, जिसमें हम प्रीपोजिशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे ऑन द बेस्ड ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। राइट, लेट स्टार्ट द सेशन और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। जो क्वेश्चन का है उसका पहले डायरेक्शन पढ़ लेते हैं कि इसमें करना क्या है कि विच पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस हैज एन एरर। ठीक है, आपको यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे उस पूरे क्वेश्चंस के अलग अलग 4 पॉइंट्स में अलग अलग 4 पार्ट्स में बांट दिया गया है, और उसी में से आपको किसी एक में एरर फाइंड आउट करना है। अगर उसमें किसी भी तरह का प्रीपोजिशनल एरर नहीं मिलता है तो सिंपली आपको नो एरर में टिक करना है। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए है कि डिस्पाइट ऑफ आवर गुड कॉन्टेक्ट्स वी कुड नॉट गेट टिकट्स फॉर आवर फ्रेंड। क्वेश्चन का सिंपल हिंदी मतलब तो आप आई थिंक समझ गए होंगे कि हमारा अच्छा कांटेक्ट होते हुए भी हम अपने दोस्तों के लिए टिकट जो है अरेंज नहीं कर पाए। ठीक है, उनके लिए टिकट हम नहीं पाए। ठीक है, अब ये पूरा जो सेंटेंस है इसको आप देखेंगे 1 2 3 4 पार्ट में ब्रेक कर दिया गया है। अब ये चारों में से किस पार्ट में एरर है आपको पता करना है। तो वीडियो को पॉज कर करके आपको इसको देखना है कि कौन से पार्ट में एरर है, और कमेंट करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, इसके बाद जो मैं आंसर एक्सप्लेन करूंगा उसको आपको ध्यान देना है, और जब भी इस तरह के प्रीपोजिशन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में तो उसको इसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करना है। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। उम्मीद है आपका इसका आंसर आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि डिस्पाइट ऑफ आवर गुड कॉन्टेक्ट्स वी कुड नॉट गेट टिकट्स फॉर आवर फ्रेंड्स। देखिए क्या होता है, पहली बात तो जो डिस्पाइट ऑफ जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, इस डिस्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। डिस्पाइट ऑफ, ये जो डिस्पाइट ऑफ यहाँ पे आपको देखने को फ्रेज देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए अगर डिस्पाइट ऑफ जो है यहाँ पे, तो डिस्पाइट ऑफ का सिंपली मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ, हिंदी में इसका इन स्पाइट ऑफ का मतलब या डिस्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। के बावजूद, जैसे इसका हिंदी अगर मैं इसको एक्सप्लेन करता तो क्या मतलब होता कि हमारा अच्छे कांटेक्ट होने के बावजूद भी हम अपने दोस्तों के लिए टिकट नहीं पा सके, ये इसका पूरा का मतलब होता है। तो डिस्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ या फिर के बावजूद। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा, जब यहाँ पे डिस्पाइट है, ठीक है, जब भी यहाँ पे डिस्पाइट होगा तो डिस्पाइट ऑफ आवर की जगह क्या होना चाहिए, डिस्पाइट आवर होना चाहिए, क्योंकि जो डिस्पाइट ऑफ है उसी का मतलब इंस्पाइट ऑफ हो जा रहा है, तो उसके साथ हमको ऑफ यूज करने की आवश्यकता नहीं होगा। क्या बोल रहा हूं कि डिस्पाइट ऑफ आवर की जगह सिंपली डिस्पाइट आवर होना चाहिए। डिस्पाइट आवर अगर बस इतना होता तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाता। क्यों, फिर से समझिए, क्योंकि डिस्पाइट ऑफ का मतलब क्या हो रहा है, इन स्पाइट ऑफ। ठीक है, मतलब यहां पे ऑफ की आवश्यकता है ही नहीं।
ठीक है। तो जब भी आपको डिस्पाइट दिखे तो उसके बाद ऑफ का यूज आपको नहीं करना है, डायरेक्ट आपको उसके बाद जो प्रोनाउन दिया गया उसका यूज कर देना है। तो यहाँ पे ऑफ का यूज नहीं होता, तो हमारा ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। ठीक है, मतलब क्या, डिस्पाइट ऑफ आवर गुड कॉन्टेक्ट्स की जगह क्या होना चाहिए था, डिस्पाइट आवर, ठीक है, डिस्पाइट आवर गुड कॉन्टेक्ट्स वी कुड नॉट गेट टिकट्स फॉर आवर फ्रेंड। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये वाले पार्ट में, पार्ट ए ऑफ द गिवन सेंटेंस हैज एरर, इस पार्ट में आपको एरर मिलेगा, यहां पे ऑफ नहीं होना चाहिए था, राइट। अगर यहां पे ये ऑफ नहीं होता तो ये हमारा सेंटेंस जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। एक और भी एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, जैसे अगर मैं लिखता हूं डिस्पाइट ऑफ हर बेस्ट efforts she did not get a job, ठीक है। उसके अच्छा एफर्ट लगाने के बावजूद भी उसको एक जॉब नहीं मिला। फिर से वापस देखिए, डिस्पाइट ऑफ हर यूज कर दिया गया है, लेकिन डिस्पाइट के साथ आपको ऑफ का यूज करना ही नहीं है। अगर इन स्पाइट ऑफ होता तो ये बिल्कुल सही होता। अगर आप डिस्पाइट यूज कर रहे हैं तो उसके साथ आपको ऑफ का यूज नहीं करना है। अगर इन स्पाइट यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब ऑफ उसके साथ यूज होता है। इन स्पाइट ऑफ के साथ यूज करेंगे, ठीक है, इन स्पाइट के साथ ऑफ यूज करेंगे, लेकिन डिस्पाइट के साथ आप ऑफ यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां पर भी क्वेश्चन में डिस्पाइट है, इसलिए यहां पे ऑफ का यूज नहीं होगा, इसलिए ये सेंटेंस भी क्या होगा, यहां पे गलत है, यहां पर ही एरर है। इसका सही क्या हो जाता, डिस्पाइट हर, ये वाला ऑफ नहीं होता तो ये वाला सेंटेंस भी बिल्कुल सही हो जाता। लेकिन इसी को इन स्पाइट के फॉर्म में लिखा जाए तो देखना क्या मैं बताता हूं, क्या बोल रहा हूं, डिस्पाइट होगा तो ऑफ नहीं होगा, लेकिन इन स्पाइट होगा। इसी सेंटेंस को मैं इन स्पाइट ऑफ के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, इन स्पाइट ऑफ her best efforts she did not get a job। अब यहां पे देखिए, यहां पे इन स्पाइट यूज किया हूं तो इसके साथ ऑफ का यूज बिल्कुल सही होगा, लेकिन डिस्पाइट के साथ आपको यूज नहीं करना है। तो ये वाला सेंटेंस जो देखना है ये बिल्कुल राइट सेंटेंस है, बिकॉज हमने ऑफ का यूज इन स्पाइट के साथ किया है, लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज नहीं करना। उम्मीद है ये आपको इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट ऑफ का यूज आपको समझ में आया होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। Question number 2 for you on the screen is whether it is Bhojpuri or Maithili. I am with home with the both the languages. ये बहुत अच्छा यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, मैं समझा रहा हूँ, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। क्वेश्चन को फिर से रीड करते हैं, whether it is Bhojpuri or Maithili, I am with home with both the languages। यहाँ पे जो एक फ्रेज आपको देखने को मिलेगा क्या है, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे एक फ्रेज होता है आई एम, ठीक है, एम एट, ठीक है, एम को हटा देते हैं, एट होम, ठीक है, एट होम, ये वाला एक फ्रेज है। जैसे हम कई बार से किसी चीज़ के साथ फेमिलियर हो जाते हैं, ठीक है, किसी चीज़ के साथ हम फेमिलियर हो जाते हैं, ठीक है, या फिर परिचित हो जाते हैं, ठीक है। तो परिचित को बताने के लिए, परिचित को समझाने के लिए, यूज करने के लिए हम, या फिर फेमिलियर चीज को बताने के लिए हम एट होम का यूज करते हैं। जैसे इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, हिंदी मतलब यह हुआ कि चाहे वो भोजपुरी हो या मैथिली है, मैं जो है दोनों लैंग्वेजेस के साथ परिचित हूं, या फिर दोनों के लैंग्वेजेस के साथ कंफर्टेबल हूं, अच्छे से जानता हूं। इसका मतलब ये हुआ, मतलब आई एम विथ होम की जगह आपको क्या यूज होना चाहिए था, पहले इस पूरा ऑप्शंस क्या क्या देखिए, वेदर इट इज भोजपुरी और मैथिली, आई एम विथ होम विथ बोथ द लैंग्वेजेस एंड नो एरर। तो यहाँ पे एरर कहाँ पे है, तो ये सी जो है वहां पे एरर आपको देखने को मिलेगा। आई एम विथ होम के जगह क्या यूज होना चाहिए था, आई एम विथ होम के जगह हम आई एम एट होम लिखेंगे, ठीक है, एट होम का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे विथ के जगह क्या होगा, एट का यूज होगा, जैसे आई एम एट होम, ठीक है। मतलब इस पूरे सेंटेंस में अगर ऐसा होता, वेदर इट इज भोजपुरी और मैथिली, आई एम एट होम विद बोथ द लैंग्वेजेस, तब जाके बिल्कुल सही हो जाता। आई एम एट होम का यूज करेगा, किसी भी चीज को फेमिलियर या परिचित के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करना हो सेंटेंस को, तो हम क्या यूज करेंगे, एट होम का यूज करेंगे, परिचित के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। सी वाले पार्ट में ही एरर है, आई एम विथ होम की जगह क्या होगा, आई एम
एट होम का यूज करना चाहिए, तब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और समझाता हूं मैं आपको, एक एग्जांपल को मैं समझाता हूं। जैसे मैं ऐसा समझाता हूं कि वह इंग्लिश में फेमिलियर है, फिर इंग्लिश वो बहुत अच्छे से जानता है, तो मैं कैसे लिखता है इसको, ही इज एट होम, ही इज एट होम इन इंग्लिश। ठीक है, मतलब कहने का कि वो इंग्लिश में बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत फेमिलियर है, इंग्लिश को अच्छे से जानता है। तो हम क्या एट होम का यूज किए, विथ होम का यूज मत करिएगा। ठीक है, ही इज एट होम इन इंग्लिश, वह इंग्लिश से बहुत अच्छे से परिचित है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट भी कि एट होम का यूज किस प्रकार से करना है। राइट, लेट्स गो टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि हिज ओनली फेम टू क्लेम इज दैट ही इज द सन ऑफ अ रिच मैन। ठीक है, कि उसका यहाँ पे सेंटेंस आपको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एरर जो है ऐसे ही पता चल जाएगा। क्या है, his only fame to claim is that he is the son of a rich man. Which part of the sentence has error? His only fame to claim is, या फिर that he is the son of a rich man, या फिर no error। किस पार्ट में आपको एरर देखने को मिलता है आपको बताना। ठीक है, बताइए किस वाले पार्ट में आपको एरर देखने को मिलता है। तो इसका जो पार्ट बी है, फेम टू क्लेम इज, ये वाला पार्ट में ही आपको एरर देखने को मिलेगा। कैसे, हिज ओनली फेम टू क्लेम की जगह आप क्या होना चाहिए, क्लेम फॉर फेम। ठीक है, क्या होना चाहिए, क्लेम फॉर फेम। क्लेम फॉर फेम का मतलब क्या होता है, प्रसिद्धि के लिए दावा। ठीक है, क्लेम करना का मतलब क्या होता है, क्लेम करना का मतलब दावा करना, फॉर फेम, फॉर मतलब फेम मतलब प्रसिद्धि, फॉर यानी के लिए, मतलब प्रसिद्धि के लिए दावा करना। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर देखेंगे तो क्लेम फॉर फेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, तो फेम टू क्लेम हो दिया हुआ है, इसलिए सेकंड पार्ट जो है इसी में एरर होना चाहिए। ठीक है, इसका सही सेंटेंस क्या होता है, ही इज ओनली क्लेम फॉर फेम। ठीक है, ही इज ओनली क्लेम फॉर फेम इज दैट ही इज द सन ऑफ अ रिच मैन। ठीक है, उसका जो है केवल एक ही प्रसिद्धि के लिए दावा है कि वह एक बहुत ही रिच मैन का आदमी है, सॉरी रिच मैन का एक लड़का है। ठीक है, तो इसका बी पार्ट वाला में एरर है। उम्मीद है ये आपका सही होगा और ये इजी क्वेश्चन था। ले चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर। चौथा प्रश्न है कि इन द लास्ट वीक आई टोल्ड सैंकी टू कम इन टाइम बट ही स्टिल कम्स लेट एवरी डे। ठीक है, लास्ट वीक में मैंने सैंकी को कहा था कि तुम टाइम पर आया करो, लेकिन वो अभी भी हर दिन लेट ही आता है। इसके किस पार्ट में आपको एरर देखने को मिलता है, इन द लास्ट वीक, आई टोल्ड सैंकी टू कम इन टाइम बट ही स्टिल, या फिर कम्स लेट एवरी डे। विच पार्ट हैज एन एरर, बताइए किस पार्ट में आपको एरर समझ में आ रहा है। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। देखिए अब क्या यहाँ पे समझना है, इसका आंसर जो है एक्चुअली में ऑप्शन नंबर ए है, इन द लास्ट वीक। इन द लास्ट वीक की जगह हमको सिंपली यूज करना है लास्ट वीक। ठीक है, क्या यूज करना है, इन द लास्ट वीक की जगह हमको सिंपली लास्ट वीक यूज करना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इन द लास्ट वीक की जगह सिंपली आपको लास्ट वीक का यूज करना है, क्योंकि लास्ट के बाद, याद रखिएगा क्या मैं बता रहा हूं कि यदि लास्ट के बाद वीक या फिर कोई मंथ आ जाए या फिर कोई ईयर की बात किया जाए, अगर लास्ट के बाद वीक, मंथ या फिर ईयर आता है तो आपको क्या करना है, लास्ट के पहले इन द का प्रयोग कभी भी नहीं करना है। इस चीज को आपको नोट करके लिखिएगा। लास्ट के बाद अगर वीक या फिर मंथ या फिर ईयर आए तो उससे पहले कभी भी आपको इन द का प्रयोग नहीं करना है, नहीं किया जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इन द लास्ट वीक की जगह अगर ये होता, लास्ट वीक आई टोल्ड सैंकी टू कम इन टाइम बट ही स्टिल कम्स लेट एवरी डे, तब जाके हमारा सेंटेंस जो है बिल्कुल सही हो जाता। ठीक है, याद रखिएगा। एक एग्जांपल और भी समझा देता हूं, जैसे जया, मैं यहां पे एक सेंटेंस लिखता हूं, जया बॉट दिस फ्लैट, जया बॉट दिस फ्लैट, जया बॉट दिस फ्लैट इन द लास्ट ईयर।
ठीक है, इन द लास्ट ईयर। जया जो है इस फ्लैट को लास्ट ईयर मतलब पिछले साल खरीदी थी। तो फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको लास्ट ईयर देखने को मिल रहा है और लास्ट ईयर से पहले इस सेंटेंस में यहाँ पे इन द का प्रयोग किया है, जो कि अभी जस्ट मैंने बताया वहाँ पे कि लास्ट ईयर या लास्ट मंथ या लास्ट वीक से पहले इन द का प्रयोग जो है बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसलिए सेंटेंस जो है यहाँ पे गलत हो जाता। तो इसका सही आंसर क्या होता है, जया बॉट दिस फ्लैट लास्ट ईयर। एज सिंपल इतना ही रखना था, ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5वां प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए कि द ग्रेट एक्टर वॉज एंग्री विथ द ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द पार्टी इन द नवनीत हॉल। जो एक बहुत बड़ा एक्टर था वो गुस्से में था, उसको किस तरह से ट्रीट किया गया, कहाँ पे, तो नवनीत हॉल में पार्टी के दौरान। ठीक है, नवनीत हॉल में पार्टी के दौरान एक बड़ा एक्टर जो है गुस्सा हो गया, जिस तरह से उसके साथ ट्रीटमेंट किया गया। अब किस पार्ट में यहाँ पे गलती है आपको बताना है। द ग्रेट एक्टर वॉज एंग्री विद द ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द पार्टी या फिर इन द नवनीत हॉल, और नो एरर। कौन सा जो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंग्री विद द ट्रीटमेंट। इस पार्ट में आपको एरर देखने को मिलेगा। किस प्रकार का एरर है, कैसा एरर है, मैं आप सभी को समझाता हूं। देखिए, एक्चुअली में एंग्री विथ द ट्रीटमेंट, इसके जगह होना चाहिए था एंग्री एट ट्रीटमेंट। इसके जगह राइट क्या होना चाहिए था, ये हमारा गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, एंग्री विथ द के जगह एंग्री एट द, सॉरी विथ द के जगह एट द यूज करना चाहिए था। विथ द के साथ आपको एट द का यूज करना चाहिए था। द ग्रेट एक्टर वॉज एंग्री एट द ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द पार्टी इन द नवनीत हॉल, तब जाके बिल्कुल सही हो जाता। ठीक है, याद रखिएगा एंग्री विथ, जब कभी भी किसी पर्सन की बात किया जाए, ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पे जो बताने जा रहा हूं इस चीज को नोट करके लिखिएगा। एंग्री विथ अ पर्सन, ठीक है, जहां पे कोई यहाँ पे पर्सन दिया गया है तो उस पर्सन की जगह एंग्री विथ की जगह हमेशा एंग्री एट यूज होगा। पर्सन की बस जब भी बात होगा तो उसके जगह हमको हमेशा एंग्री विथ, ठीक है, एंग्री एट का यूज करना है। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन यहां पे देखिए, इस सेंटेंस में जाएंगे तो एंग्री विथ द ट्रीटमेंट, यहां पे ट्रीटमेंट की बात किया गया, किसी पर्सन की बात नहीं किया गया। तो जब कोई समथिंग की बात करता हूं, मैं उस चीज को लिखता हूं एंग्री एट समथिंग। ठीक है, जैसे यहाँ पे समथिंग की जगह कोई मैं ट्रीटमेंट की बात कर दिया, ठीक है, ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट के साथ हम एट का यूज करेंगे, ना कि विथ का। लेकिन कोई पर्सन की अगर बात किया होता तो पर्सन के साथ हम एंग्री विथ का यूज करते। एग्जांपल में मैं यहाँ पे समझाता हूं। जैसे अगर मैं लिखता हूं सोहन इज एंग्री एट हिज फ्रेंड, देखिएगा समझाता हूं, सोहन इज एंग्री एट हिज फ्रेंड। अब बताइए ये क्या है, सेंटेंस सही है कि गलत है? तो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहां पे बता रहा हूं कि जहां पे पर्सन, जैसे एक फ्रेंड की मैं बात कर रहा हूं, फ्रेंड क्या है, एक पर्सन है, तो पर्सन के साथ हमको विथ का यूज करना है, एट का नहीं। हिज फ्रेंड क्या हुआ, एक पर्सन है, तो हिज फर्स्ट एक तरह का पर्सन है, तो पर्सन के साथ हमको एट का यूज नहीं करके किसका यूज करना चाहिए था, विथ का यूज करना चाहिए था, तब जाके सही होता। सोहन इज एंग्री विथ हिज फ्रेंड, सोहन अपने दोस्त के साथ गुस्सा है, तब विथ का यूज बिल्कुल जायज सी बात है। लेकिन फ्रेंड की जगह कोई मान लेते कोई बिहेवियर की बात कर लेते, जैसे हम लिखते सोहन इज एंग्री एट हिज बिहेवियर, बिहेवियर बोलते तो बिहेवियर वो समथिंग आ जाता, तो बिहेवियर के साथ हम एट का यूज कर देते। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे एंग्री के साथ एट कब लगाना है और फिर एंग्री के साथ विथ कब लगाना है आप सभी को समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इनकरेक्ट था, इसी में एरर था, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां की। 6वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर है आप सभी के लिए, मैं इसको पढ़ता हूं। आई विल पुट ऑन अ नोट इन दिस रिगार्ड फॉर योर कंसिडरेशन एंड नेसेसरी डिसीजन। ठीक है, बताइए किस पार्ट में आपको एरर देखने को मिलता है। फिर से सेंटेंस पढ़ता हूं, आई विल पुट ऑन अ नोट इन दिस रिगार्ड फॉर योर कंसिडरेशन एंड नेसेसरी डिसीजन। फर्स्ट पार्ट में आई विल पुट ऑन, सेकेंड पार्ट है अ नोट इन दिस रिगार्ड, ऑप्शन नंबर सी है फॉर योर कंसिडरेशन, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज एंड नेसेसरी डिसीजन, एंड लास्ट ऑप्शन है नो एरर। किस पार्ट में आपको एरर देखने को मिलता है, ठीक है, बताइए। तो यहाँ पे समझिएगा, मैं कुछ समझाने जा रहा हूँ, यहाँ पे कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ, इसको फिर से समझिएगा। मैं जितना भी पॉइंट यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन रख रहा हूँ, सब में हम अलग अलग तरह के प्रीपोजिशनल फ्रेजेस का यूज कर रहे हैं, तो ध्यान से इसको आपको समझना है। जैसे हम पुट ऑन का यूज कब करते हैं, जब मैं पुट ऑन कहीं पे लिखता हूं तो पुट ऑन का मतलब होता है कपड़ा पहनना,
ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, पुट ऑन का अर्थ होता है किसी चीज को पहनना, जैसे जूता पहनना, कपड़ा पहनना, ठीक है, मतलब टू वेयर, किसी चीज को पहनने की जगह हम पुट ऑन का यूज करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे ओम प्रकाश विल पुट ऑन अ न्यू कोट टुडे, जो ओम प्रकाश है आज एक नया कोट पहनेगा, तो हम पहनने के सेंस में यूज कर रहे हैं पुट ऑन का, लेकिन यहाँ पे पुट ऑन का यूज किया गया है नॉट इन दिस रिगार्ड, कुछ रिगार्ड करने के लिए, किसी कॉन्टेक्स्ट में हम किसी चीज को लिखने के लिए, याद रखने के लिए हम पुट ऑन का यूज यहाँ पे कर रहे हैं, तो इस सेंस में यहाँ पे यूज नहीं होगा। पुट ऑन की जगह हमारे पास क्या यूज होना चाहिए, इस सेंटेंस में पुट अप का यूज करना चाहिए, ठीक है। पुट अप का अर्थ मतलब होता है प्रस्ताव रखना, ठीक है, पुट अप का मतलब क्या होता है, प्रस्ताव रखना, लेकिन पुट ऑन बोल रहा हूं तो पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, ठीक है, पहनना। पुट ऑन का मतलब पहनना और पुट अप का मतलब प्रस्ताव रखना। मतलब यहाँ पे क्या, पुट ऑन की जगह पुट अप होना चाहिए। आई विल पुट अप अ नोट इन दिस रिगार्ड, मैं इस रिगार्ड में मैं एक प्रस्ताव रखूंगा फॉर योर कंसिडरेशन एंड नेसेसरी डिसीजन, ठीक है, उसके डिसीजन, उसके कंसिडरेशन के लिए मैं इस रिगार्ड में एक नोट या फिर कह लीजिए कि एक प्रस्ताव रखूंगा। तो यहाँ पे पुट ऑन की जगह पुट अप होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा एरर है। आई विल पुट ऑन की जगह आई विल पुट अप होना चाहिए। प्रस्ताव रखने के लिए पुट अप का यूज करेंगे, लेकिन कोई चीज पहनने का सेंस अगर होता तो हम पुट ऑन का यूज करते हैं। जैसे हम स्लीपर पहनते हैं तो हम क्या लिखते हैं, पुट ऑन द स्लीपर, पुट ऑन द स्लीपर, मतलब चप्पल पहन लो, शर्ट पहन लो तो पुट ऑन द शर्ट, ऐसा हम यूज करते हैं। तो पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, ठीक है। तो आपको ये चीज भी समझ में आ गया होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन ए में ही एरर था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7वां प्रश्न है कि सोनी इंटेंड्स टू लीव द सिटी विथ बैग एंड बैगेज, ठीक है। ऐसा लगता है कि सोनी जो है इस शहर को पूरा बोरिया बिस्तर लेके छोड़ने वाला है, बोरिया बिस्तर लेके जाने वाला है, सब कुछ छोड़ने वाला है, ठीक है। यहाँ पे बैग एंड बैगेजेस लिखा हो ना, बैग एंड बैगेज, इसका मतलब होता है बोरिया बिस्तर, ठीक है। अब बताना है कि कौन सा विकल्प जो है जिसमें एरर है। सोनी इंटेंड्स टू लीव द सिटी विद बैग एंड बैगेजेस, किस पार्ट में आपको एरर देखने को मिलता है आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखिएगा विथ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या है, विथ बैग एंड बैगेज। विथ यूज यहाँ पे नहीं करना है यूज, सिंपली हमको केवल बैग एंड बैगेज का यूज करना है। यहाँ पे विथ का यूज बिल्कुल सही नहीं होगा। सोनी इंटेंड्स टू लीव द सिटी बैग एंड बैगेज, सोनी जो है इस शहर को छोड़ने वाला है, पूरा बोरिया बिस्तर लेकर जाने वाला है, तो विथ का यूज यहाँ पे नहीं होता है, याद रखिएगा। बैग एंड बैगेजेस से पहले विथ का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। और क्योंकि सिंपली इसका ये भी याद रखिएगा कि जो बैग एंड बैगेजेस मैं जब बोलता हूँ, बैग एंड बैगेज जब मैं टर्म बोल रहा हूँ, इसका मतलब ही होता है बोरिया बिस्तर के साथ, मतलब सब कुछ लेकर, ठीक है, बोरिया बिस्तर के साथ। जब साथ शब्द का ऑलरेडी इसके साथ यूज हो जा रहा है तो यहाँ पे विथ का प्रयोग करना जायज है ही नहीं, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी ही एरर रखता है। इसी में हमको एरर देखने को मिलेगा। विथ बैग एंड बैगेज की जगह सिंपली बैग एंड बैगेज हो जाता, ये हमारा सेंटेंस सही हो जाता, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि बैग एंड बैगेज जो होता है शब्द, इसमें ऑलरेडी विथ जो है इंक्लूड होता है, इसमें विथ को अलग से लिखने की जरूरत नहीं है इससे पहले, ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां प्रश्न है, इसको ध्यान से पढ़िए। द बुक यू हैव इन योर हैंड इज डिफरेंट देन दैट ऑन द टेबल, तुम्हारे हाथ में जो पुस्तक है वो टेबल के ऊपर जो पुस्तक रखी हुई है उससे अलग है, डिफरेंट है। अब इस पार्ट में क्या आपको एरर देखने को मिल रहा है, आप कमेंट करिए। द बुक यू हैव इन योर हैंड इज डिफरेंट देन, या फिर दैट ऑन द टेबल, और नो एरर, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एरर, कमेंट करिए आप लोग, ठीक है। बताइए किस में एरर है, वीडियो को पॉज करिए और आंसर देने की कोशिश करिएगा। देखिए यहां पे हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट देन के द्वारा, क्योंकि हम दो चीजों का कंपेयर कर रहे हैं कि तुम्हारे हाथ में जो बुक है और जो टेबल के ऊपर बुक है दोनों एक दूसरे से अलग है, ठीक है। जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, दोनों में कंपैरिजन करते हैं, तो हम डिफरेंट देन की जगह हम क्या यूज करेंगे, डिफरेंट फ्रॉम यूज करते हैं, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम, ठीक है। इस चीज का हमको यूज करना चाहिए था। क्या यूज होता है, द बुक यू हैव इन योर हैंड इज डिफरेंट फ्रॉम, क्योंकि एक जगह जो बुक टेबल पे रखा हुआ उससे हम तुलना कर रहे हैं कि उससे ये अलग है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिफरेंट या दो तरीके से यूज कर सकते थे, या तो डिफरेंट फ्रॉम या फिर हम यूज कर सकते थे डिफरेंट टू,
इन दोनों में से कोई एक चीज का यूज करना चाहिए था। मतलब डिफरेंट देन की जगह हम क्या यूज करेंगे, डिफरेंट फ्रॉम या फिर डिफरेंट टू का यूज करना चाहिए था। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि एक ऐसे भी याद रखिएगा, डिफरेंट के बाद हम देन का प्रयोग नहीं करते हैं, डिफरेंट के जस्ट बाद आपको टू और फ्रॉम का यूज करना होता है। ठीक है, डिफरेंट के तुरंत बाद फ्रॉम या फिर टू का यूज करते हैं, देन का यूज नहीं करते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी में ही एरर है। डिफरेंट देन नहीं होना चाहिए था, डिफरेंट फ्रॉम या फिर डिफरेंट टू होना चाहिए था। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत सिंपल सिली मिस्टेक्स यहाँ पे आपसे हो सकते हैं और उसी चीज को मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, जो कि कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में ये फायदा जरूर करेगा। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि ये सेंटेंस को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यार कहीं एरर है ही नहीं और नो एरर आप मार के आ जाते, लेकिन ये बहुत ही बारीक मिस्टेक यहाँ पे होने की चांसेस रहती है, जो कि मैं आप सभी को बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अब 9वां प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है यहाँ पे कि इफ यू लिसन विथ द क्वेश्चन केयरफुली यू विल बी एबल टू आंसर देम इजिली। अगर तुम प्रश्नों को ध्यान से सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। इसका मतलब ये होता है। अब इसके कौन से पार्ट में आपको एरर दिख रहा है आपको कमेंट करना है। ठीक है, बताइए। इफ यू लिसन विथ द क्वेश्चन केयरफुली यू विल बी एबल टू आंसर देम इजिली और नो एरर। किस में गलती है आपको बताना है। ठीक है, देखिए एक्चुअली में आप थोड़ा सा अगर पढ़ने में ध्यान रखते हैं, बुक्स वगैरह पढ़ते हो, तो आप देखिए जो ये सब सेंटेंसेस होते हैं ना, जिसको इंग्लिश बुक पढ़ने की आदत है, जो हमेशा पढ़ते रहता है, वो लोग आसानी से पकड़ पाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे सभी क्वेश्चन में अलग अलग तरह का प्रीपोजिशन लाया हूँ ताकि आपको अधिक से अधिक चीज़ों को मैं यहाँ पे समझा सकूँ। अब इसको ध्यान से पढ़ेंगे ना तो याद रखिएगा, इफ़ यू लिसन विथ की जगह हमारे पास होना क्या चाहिए था, लिसन टू यूज होता है। ठीक है, इफ़ यू लिसन विथ का प्रयोग नहीं होना चाहिए था, लिसन टू का। ठीक है, लिसन के साथ आगे टू का यूज होना चाहिए था। इसीलिए हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर ए ही इसी में एरर है। इफ़ यू लिसन विथ के जगह इफ़ यू लिसन टू। यहाँ पे आप समझिएगा, इफ यू लिसन टू द क्वेश्चन केयरफुली यू विल बी एबल टू आंसर देम इजिली। अगर आप प्रश्नों को, ठीक है, विथ, क्योंकि प्रश्नों को यहाँ पे अगर हम हिंदी भी इसको बोले, हिंदी में भी अगर लिखें तो प्रश्नों को हम बोलेंगे। अगर आप प्रश्नों को अच्छे से केयरफुली सुनते हैं, ठीक है, तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो विथ का मतलब होता है साथ का यूज होता है, तो ऐसे भी थोड़ा सा आप एरर पकड़ सकते थे। ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही होगा, लिसन टू यूज होगा, ना कि लिसन विथ। ठीक है, और भी एक एग्जाम्पल मैं समझाता हूं। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं यहां पे और रखता हूं, देखिएगा। शी लिसन विथ मी, तो यहां पे जो एक मैं लिखता हूं, शी लिसन विथ मी। एक और होता है शी लिसन टू मी, शी लिसन टू मी। दो चीज यहां पे आपको देखने को मिल रहा है। अब यहां पे दोनों का दोनों में से जो पहला है ये वाला आपको गलत देखने को मिलेगा, ये गलत होगा, क्योंकि लिसन के साथ आपको विथ का प्रयोग नहीं करना है, लिसन के साथ आपको टू का प्रयोग करना होता है। ये दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। ठीक है, मतलब सिंपली आपको याद रखना है, लिसन के साथ टू यूज करेंगे, विथ का प्रयोग नहीं करेंगे। राइट, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10वां प्रश्न आ गया है स्क्रीन के ऊपर कि वी सॉ अ मैन फ्रॉम द मिस्ट बट वी कुड नॉट सी हु ही वाज। ठीक है, हमने जो मिस्ट का मतलब आप सभी को पता ही होगा, धुंध या कोहरा होता है, धुंध या फिर कोहरा। ठीक है, धुंध या फिर कोहरा होता है इसका मिस्ट का मतलब। हमने मिस्ट में या फिर कह लीजिए कि धुंध और कोहरे में एक आदमी को देखा, लेकिन वो कौन था हमको नहीं पता। ठीक है, हम देख नहीं पाए कि आखिर वो कौन था। अब यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, वी सॉ अ मैन फ्रॉम द मिस्ट बट वी कुड नॉट सी हु ही वाज और नो एरर। कौन से पार्ट में आपको एरर देखने को मिलता है आपको बताना। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे धुंध या पे कोहरा जब बोल रहा हूं तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे मतलब कोहरा में देखने की बात कर रहे हैं, ना कि कोहरा से। फ्रॉम मिस्ट मतलब अगर यहाँ पे बोलता हूं, फ्रॉम मिस्ट का सिंपली मतलब क्या हुआ, मिस्ट मतलब कोहरा, फ्रॉम मतलब से, कोहरा से। हम लोग कोहरा से देखने की बात कर रहे हैं या फिर कोहरा में, सॉरी, फ्रॉम मिस्ट या फिर इन मिस्ट। हम कोहरा में देखने की बात कर रहे हैं या फिर कोहरा से देखने की बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे बड़ी बात होता है। तो देखिए हम क्योंकि कोहरे में देख रहे हैं कि एक आदमी है, लेकिन वो कौन आदमी हम पहचान नहीं सके, तो वहाँ पे एग्जैक्ट वहाँ पे मीनिंग देखा जाए तो कोहरा में की हम बात कर रहे हैं।
ठीक है, कोहरा में की बात करें, इसीलिए फ्रॉम मिस्ट की जगह इन मिस्ट होना ज़्यादा सुटेबल होता, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी ही इनकरेक्ट यहाँ पे होगा। ठीक है, क्या यहाँ पे फ्रॉम द मिस्ट की जगह इन द मिस्ट होता तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। ऑप्शन नंबर बी में ही एरर है। वी सॉ अ मैन विथ द मिस्ट की जगह इन द मिस्ट होना चाहिए, सॉरी फ्रॉम द मिस्ट की जगह इन द मिस्ट होना चाहिए, तब हमारा जाके सेंटेंस जो है सही हो जाता। ठीक है, इन द मिस्ट होता तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। ऑप्शन नंबर बी में ही एरर है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11वां प्रश्न आप सभी के लिए स्क्रीन के ऊपर है कि आई हैव सर्च्ड ऑल द रिलेवेंट बुक्स इनटू द लाइब्रेरी बिफोर राइटिंग दिस नोट। क्वेश्चन का हिंदी मतलब है कि इस नोट को लिखने से पहले मैंने लाइब्रेरी के जितने भी रिलेवेंट बुक्स थे सभी को मैंने देख डाला है। ठीक है, सबको छान मार डाला है। अब इसमें किस पार्ट में आपको एरर है आपको पकड़ना है, आई हैव सर्च्ड या फिर ऑल रिलेवेंट बुक्स इनटू द लाइब्रेरी बिफोर राइटिंग दिस नोट या फिर नो एरर, किस पार्ट में आपको एरर देखने को मिलता है बताना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जो यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, उसको आपको समझना है। ठीक है, कि इनटू का मतलब क्या होता है, अगर मैं इनटू का यूज कर रहा हूं तब उसका क्या सेंस होता है, या फिर जब हम इन का यूज करते हैं तब उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, जैसे इस सेंटेंस में अगर देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, आई हैव सर्च्ड ऑल द रिलेवेंट बुक्स इनटू द लाइब्रेरी। यहां पे देखेंगे तो इनटू का यूज किया गया, तो यहां पर इनटू का यूज होना चाहिए या फिर इन का यूज होना चाहिए, तो यहां पे ही एक्चुअली में एरर है। तो आप यहां पे समझ जाएंगे कि इन का यूज कहां है, ऑप्शन नंबर सी में, इनटू द लाइब्रेरी, इस वाले पार्ट में ही एरर है। जहां पर भी हम इनटू का यूज करते हैं, ठीक है, तो इनटू से यहां पे मतलब होता है जैसे गति की बात होती है। ठीक है, जहां पे मोशन की बात होती है वहां पे हम इनटू का यूज करते हैं, लेकिन जब वहां पे स्थिरावस्था की बात होता है, ठीक है, जहां पर स्थिर चीजों की बात होती है वहां पे हम इन का यूज करते हैं। जैसे मैं दोनों का एक एक एग्जांपल देके समझाऊंगा, मतलब यहाँ पे तो आप समझ में आ ही गया होगा कि इनटू की जगह सिंपली इन का प्रयोग होना चाहिए था, इनटू का प्रयोग नहीं होना चाहिए था। आई हैव सर्च्ड ऑल द रिलेवेंट बुक्स इन द लाइब्रेरी, मतलब इस लाइब्रेरी में उपस्थित या फिर प्रेजेंट जितने भी बुक्स हैं सभी को मैंने छान मार डाला है बिफोर राइटिंग दिस नोट। तो यहाँ पे इनटू की जगह इन का प्रयोग होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी वाला जो पार्ट है इनटू द लाइब्रेरी, इसी में एरर था, इसीलिए हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा। अब इनटू के लिए और इन के लिए मैं एक एक एग्जांपल समझा देता हूं। जैसे अगर मैं लिखता हूं इन का यूज कब करेंगे और इनटू का, जैसे अगर मैं लिखता हूं ही जंप्ड इन द वेल, ही जंप्ड इन द वेल, वो जो है कुएं में कूद गया। ठीक है, वो कुएं में कूद गए। यहाँ पे जंप की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पे एक मोशन की बात किया जा रहा है। जब यहाँ पे मोशन की, जो यहाँ पे हमारा वर्ब है, जो क्रिया है, अगर उससे हमको ये पता चल रहा है कि मोशन की बात हो रहा है वहां पे, तब वहां पे हम इन के जगह क्या यूज करेंगे, इन टू का यूज करेंगे, तब हमारा सही सेंटेंस होगा। ये वाला सेंटेंस गलत है अभी, क्योंकि ही जंप्ड इन द वेल लिखा हूं, इन टू द वेल अगर होता तब हमारा बिल्कुल जाके सही हो जाता। ठीक है, तो जहां पे मोशन की बात होगी वहां पे हम इन टू का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं एक इन वाला एग्जांपल लेता हूं, द गर्ल्स आर सिटिंग इनटू द रूम, द गर्ल्स आर, द गर्ल्स को मैं पहले नहीं लिख रहा हूं, सिटिंग इनटू द रूम, ये सेंटेंस हो गया। द गर्ल्स आर सिटिंग इनटू द रूम, यहाँ पे गर्ल्स जो है, लड़कियां जो है रूम में बैठी हुई हैं, चुपचाप बैठी है, तो वहां पे स्थिरावस्था की बात हो रहा है। जब स्थिरावस्था की बात हो रहा है तो हम इनटू का यूज नहीं करेंगे, बिकॉज इनटू किस चीज को एक्सप्रेस करता है, मोशन को एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पे अगर सिंपल क्या होता, सिटिंग इन द रूम होता, तब ये सेंटेंस बिल्कुल जाके सही होता। उम्मीद है आपको इन और इनटू का सिंपल मतलब समझ में आया गया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12वां प्रश्न है स्क्रीन के ऊपर कि सैंकी हु वाज जूनियर इन मोस्ट अदर एम्प्लॉयज इन हिज ऑफिस हैज बीन प्रमोटेड। सैंकी एक लड़का है जो भी है, जो कि वहां पे जितने भी उसके ऑफिस में जितने लोग प्रेजेंट थे, ज्यादातर लोगों में वो जूनियर ही था, लेकिन फिर भी सैंकी को प्रमोट किया गया। अब इस पार्ट में कहां पे एरर है, सैंकी हु वाज junior in most other employees in the office has been promoted, no others। ठीक है, बताइए इसमें से कौन सा पार्ट जो है जिसमें आपको एरर देखने को मिलता है, बताइए। तो देखिए, याद रखिएगा आप हमेशा कि जैसे कहीं पर भी आपको जूनियर देखने को मिल जाए, कहीं पे भी वर्ड अगर जूनियर दिख जाए, सीनियर दिख जाए, सुपीरियर देखने को मिल जाए, सुपीरियर,
इंफीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर या फिर प्रायर, ये सब वर्ड कहीं भी आपको देखने को मिल जाए, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, ये सब कभी भी वर्ड देखने को मिल जाए तो इसके जस्ट बाद, ठीक है, आफ्टर दिस वर्ड्स तुरंत आपको टू का ही यूज किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इन का या फिर अदर चीज का यूज नहीं करेंगे। जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, इन सब के जस्ट बाद आपको टू का यूज करना पड़ता है। मतलब सैंकी हुआ जूनियर इन के जगह जूनियर टू का यूज होगा, तब जाके सेंटेंस बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। मतलब ऑप्शन नंबर बी ये वाला में हमारा एरर है, जूनियर इन के जगह जूनियर टू होना चाहिए था, जूनियर टू मोस्ट। ठीक है, जूनियर टू मोस्ट अगर होता तब जाके ये पूरा सेंटेंस हमारा सही हो जाता। ऑप्शन नंबर बी हैज एन एरर। एग्जांपल के लिए और भी एक समझ सकते हैं, जैसे अगर मैं लिखता हूं पायल इज जूनियर फ्रॉम सैंकी, अगर मैं लिखता हूं पायल इज जूनियर फ्रॉम सैंकी, इसका सिंपल मतलब हम क्या निकाल रहे सेंटेंस का, मतलब कि जो पायल है सैंकी से जूनियर है। ठीक है, फ्रॉम का मतलब हमको ऐसा पोर्ट्रेट होता है कि जैसे जूनियर से, मतलब सैंकी से, फ्रॉम का मतलब तो से हो जाता है, लेकिन हमको जूनियर के साथ फ्रॉम का यूज ही नहीं करना होता है। फ्रॉम के साथ हम जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन सभी के साथ हम टू का यूज करते हैं, फ्रॉम होगा ही नहीं, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है। लेकिन सही सेंटेंस क्या होता है, पायल इज जूनियर टू सैंकी, तब जाके हमारा सेंटेंस जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाता। राइट, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, प्रायर, इन सब के तुरंत बाद हमको टू का यूज करना है। इसको भी आप नोट करके रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट में से आते हैं भाई। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में ये सब आते हैं, सबको आप नोट करके रखिएगा विथ वन एग्जाम्पल। राइट, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13वां प्रश्न है कि अ कमिटी कंप्राइजिंग ऑफ एमिनेंट मेंबर्स फ्रॉम वेरियस टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस वाज सेट अप। एक कमिटी बनाया गया जो कि बहुत सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के एमिनेंट मेंबर को सेटअप करके इस इंस्टीट्यूशन को बनाया गया, इन सबको मिला जुला के बनाया गया। अब इसके किस पार्ट में आपको एरर देखने को मिलता है, अ कमिटी कंप्राइजिंग ऑफ एमिनेंट मेंबर्स फ्रॉम वेरियस टेक्निकल इंस्टीट्यूशन वाज सेट अप और नो एरर। A committee was comprising of eminent members from various technical institution was set up। बताइए किस वाले पार्ट में आपको एरर देखने को मिलता है। वीडियो को पॉज करिए और आंसर देने की इसकी कोशिश करिएगा। देखिए, ये पहले भी मैं इस टॉपिक को या फिर कह लीजिए कि इस तरह के प्रीपोजिशन को मैं जो है डिस्कशन कर चुका हूँ। कंप्राइजिंग ऑफ, ठीक है, कंप्राइज, ठीक है, इस कंप्राइज का मतलब क्या होता है, तो कंप्राइज का मतलब होता है सिंपली कंसिस्ट ऑफ, या फिर कह लीजिए बी कंपोज्ड ऑफ, ठीक है, ठीक है, मतलब कंप्राइज का मतलब क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ या फिर बी कंपोज्ड ऑफ, मतलब इसने लोगों से मिलके बना हुआ है, ये इसका मतलब ये सिंपल होता है। अब इसमें किस पार्ट में आपको एरर देखने को मिलता है आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कंप्राइज का अर्थ तो हमने समझ लिया, कंसिस्ट ऑफ हो सकता है या फिर बी कंपोज्ड ऑफ, मतलब से बना, इसका मतलब क्या होता है, से बना हुआ या से बना होना, इसका सिंपल मतलब ये होता है। अब यहां पे समझिए इसको, ये कंप्राइजिंग जो वर्ड है, इस कंप्राइज के साथ आपको ऑफ का यूज नहीं करना है। ठीक है, याद रखिए, क्योंकि कंप्राइज जो है उसका मीनिंग जो हम देख रहे हैं कंसिस्ट ऑफ या फिर बी कंपोज्ड ऑफ, उसके साथ ऑलरेडी ऑफ का यूज है। ठीक है, कंप्राइज ऑफ का जो मीनिंग है उसके साथ ऑलरेडी उसमें ऑफ का यूज हुआ है, इसीलिए कभी भी कंप्राइज वर्ड आएगा उसके बाद हमको ऑफ का प्रयोग नहीं करना है। मतलब कंप्राइजिंग ऑफ जहां पे है उस पार्ट में आपको एरर देखने को मिलेगा, मतलब ऑफ यहां पे ऑप्शन नंबर बी ही गलत है, ऑफ का यहां पे प्रयोग नहीं होगा, सिंपली कंप्राइजिंग होगा। क्या होगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, अ कमिटी कंप्राइजिंग एमिनेंट मेंबर्स फ्रॉम वेरियस टेक्निकल इंस्टीट्यूशन वाज सेट अप। ऑफ का यहां पे यूज नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे एक एग्जांपल और समझाता हूं मैं यहाँ पे, इसको आप ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं लिखता हूं दिस बुक कंसिस्ट 25 चैप्टर्स। ठीक है, मैं लिखता हूं यहाँ पे दिस बुक कंसिस्ट 25 चैप्टर्स। यहां पे देखिए, यहां पे मैं कंसिस्ट का यूज किया हूं, तो कंसिस्ट का यूज किया हूं तो यहां पे कंसिस्ट के बाद ऑफ का यूज होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर मैं कंप्राइज बोलता, दिस बुक कंप्राइज 25 चैप्टर्स अगर बोलता तब सही हो जाता, लेकिन अगर मैं कंसिस्ट का यूज कर रहा हूं तो आपको ये ऑफ का यूज करना है।
बी कंपोज बोल रहा हूं तो उसके साथ ऑफ का यूज करना है, लेकिन कंप्राइज के साथ आपको ऑफ का यूज नहीं करना, इसलिए ये सेंटेंस अभी गलत था। कंसिस्ट के साथ अगर मैं ऑफ का यूज कर दूंगा तब ये जाके सेंटेंस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना क्या है कि कंपोज के साथ आपको ऑफ का यूज नहीं करना, लेकिन कंप्राइज का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ या फिर बी कंपोज्ड ऑफ, तो कंसिस्ट और बी कंपोज के साथ आपको ऑफ का यूज करना है, इस चीज को आपको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14वां प्रश्न है कि हैड आई बीन एट योर प्लेस आई वुड नॉट हैव अप्रूव्ड ऑफ द प्रपोजल। इसमें किस पार्ट में आपको एरर देखने को मिलता है? हैड आई बीन एट योर प्लेस आई वुड नॉट हैव या फिर अप्रूव्ड ऑफ द प्रपोजल, एंड ऑप्शन नंबर लास्ट है नो एरर। किस में आपको एरर देखने को मिलता है आपको बताना है। ठीक है, बताइए किस पार्ट में आपको यहाँ पे एरर देखने को मिलता है। देखिए हैड आई बीन एट योर प्लेस, देखिए, या फिर आई वुड नॉट हैव अप्रूव्ड ऑफ द प्रपोजल, कहां पे एरर देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा कि प्लेस के पहले इन का प्रयोग किया जाता है, एट का नहीं। याद रखिएगा जो शब्द आपको यहां पे दिख रहा है प्लेस, यहां पे दिख रहा है ना प्लेस, प्लेस के पहले एट का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, क्या बोल रहा हूं कि प्लेस के पहले हम एट का प्रयोग नहीं करते, प्लेस के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? इन का प्रयोग करते हैं, इन प्लेस। ठीक है, इन प्लेस का हम यूज करते हैं, एट प्लेस का यूज नहीं करते। तो यहां पे जो यहां पे एट योर प्लेस है उसकी जगह इन योर प्लेस होना चाहिए था कि हैड आई बीन एट योर प्लेस, मैं अगर तुम्हारे जगह होता, इसका मतलब ये होता अगर मैं तुम्हारे जगह होता आई वुड नॉट हैव अप्रूव्ड ऑफ द प्रपोजल, तो मैं इस प्रपोजल को कभी भी अप्रूव नहीं करता। तो एट योर प्लेस की जगह हम इन योर प्लेस होना चाहिए था। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्या होना है? इन योर प्लेस अगर होता तो बिल्कुल सही होता, एट योर प्लेस ये नहीं होता। मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है यही हमारा आंसर होगा, इसी में एरर है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि इन होगा कि एट यहाँ पे होगा और किस लिए ये वाला एरर हुआ, किस लिए ऑप्शन नंबर जो बी है ये गलत हुआ। ठीक है, चलिए मैंने क्या बताया कि प्लेस के पहले इन का प्रयोग करना है, एट का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, किस सेंस में हो रहा है वो भी समझना है। हैड आई बीन एट योर प्लेस, अगर मैं तुम्हारे जगह होता, इस सेंस में यूज किया जा रहा, तो वहां पे एट का प्रयोग हम ना करके क्या करते? इन का प्रयोग करते। हैड आई बीन इन योर प्लेस, अगर मैं तुम्हारे जगह पे होता तब। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15वां की ओर। 15वां प्रश्न है कि ब्रॉडली इन अ लेमैन्स लैंग्वेज डिसेबिलिटी कैन बी क्लासिफाइड बाय टू ग्रुप्स, नेमली मेंटल एंड फिजिकल। मतलब सीधी सी पूरे का मतलब नहीं बता रहा हूं, यहां पे बोल रहा हूं कि जो डिसेबिलिटी है इस लेमन्स लैंग्वेज में ब्रॉडली अगर देखा जाए तो दो ग्रुप में डिसेबिलिटी को बांटा जाता है, मेंटल और फिजिकल। अब इस पूरे सेंटेंस में आपको कहां एरर देखने को मिल रहा है? ब्रॉडली इन लेमन्स लैंग्वेज डिसेबिलिटी कैन बी क्लासिफाइड बाय टू ग्रुप्स, या फिर नेमली मेंटल एंड फिजिकल, एंड ऑप्शन नंबर लास्ट है नो एरर। किस पार्ट में आपको एरर देखने को मिल रहा है? देखिए अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, क्लासिफाइड बाय टू ग्रुप्स आपको देखने को कहीं पे मिल रहा है। क्लासिफाइड कहां गया? क्लासिफाइड बाय टू ग्रुप्स। देखिए याद रखिएगा क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स होता है, दो वर्गों में विभाजित करना। इसका सेंस मतलब क्या हो रहा है कि जो लेमन्स लैंग्वेज में जो डिसेबिलिटी है उसको दो अलग अलग ग्रुप में विभाजित कर रहे हैं। तो इस सेंस में हम क्या करते हैं? क्लासिफाइड बाय टू के जगह हम क्या करते हैं? इन टू ग्रुप्स का हम यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसी में एरर है, क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। ठीक है, डिसेबिलिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स होगा, ना कि बाय टू ग्रुप्स होगा। उम्मीद है आपको यहां पे समझ में आ गया कि मैं क्या बता रहा हूं। क्या होना चाहिए? क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स होगा, इन का यूज होगा, बाय की जगह क्या होगा? इन का यूज होगा, तब जाके हमारा ये सेंटेंस सही होता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16th क्वेश्चन है कि आई हैव 38 एरो हेड्स इन माई कलेक्शन बट माई सिस्टर हैज बियॉन्ड 100। अब बताना है कि यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन का एरर दिख रहा है, आई हैव में, या फिर 38 ओवरहेड इन माई कलेक्शन, या फिर सॉरी ओवरहेड नहीं, एरो हेड्स इन माई कलेक्शन। ऑप्शन नंबर सी है बट माई सिस्टर हैज, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बियॉन्ड 100, या फिर ऑप्शन ई है नो एरर। पहली बात, जब आपको प्रीपोजिशन में एरर खोजना है तो आप पूरे सेंटेंस में ये देखिएगा कि प्रीपोजिशन है कहाँ पे। ठीक है, प्रीपोजिशन आपको कहाँ पे दिख रहा है। तो इस पूरे सेंटेंस में जाएंगे तो देखिए बियॉन्ड है कहाँ पे, यहाँ पे एरर हो सकता है, इन है यहाँ पे एरर हो सकता है। तो ऐसे प्रीपोजिशंस को आपको खोजना है, तो इन्हीं की जगह पता करिए कि कहाँ पे एरर हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं
ध्यान से समझिएगा इसको कि बियॉन्ड का यूज होगा कि ओवर का यूज होगा। देखिए जब भी हम ओवर का यूज करते हैं, ठीक है, तो ओवर का मतलब होता है मोर देन, ठीक है। इस पूरे सेंटेंस का मतलब को पहले आप समझिए ना कि आई हैव 38 एरो हेड्स, मेरे पास 38 एरो हेड है इन माई कलेक्शन, मेरे कलेक्शन में मेरे पास 38 मतलब 38 एरो हेड है, लेकिन मेरी सिस्टर के पास मतलब माई सिस्टर हैज बियॉन्ड 100, उसके पास 100 से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे मोर देन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा, मोर देन 100 की तरह यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम बियॉन्ड की जगह यूज़ क्या करेंगे, ओवर का यूज़ करेंगे, ठीक है। ओवर का यूज करते तब जाके बिल्कुल सही होता, ठीक है। बियॉन्ड यहाँ पे यूज नहीं होगा, बियॉन्ड मतलब किसी चीज के बाद की बात हो रहा है, लेकिन 100 से ज्यादा की यहाँ पे बात कर रहा है, मोर देन 100, इसीलिए बियॉन्ड की जगह ओवर का यूज होना चाहिए था। मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें एरर है, बियॉन्ड 100 की जगह क्या होना चाहिए था, ओवर 100। माई सिस्टर हैज ओवर 100 एरो हेड्स, ठीक है। तो यहाँ पे एरो ओवर का यूज होता तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता, ठीक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17वां प्रश्न है स्क्रीन के ऊपर कि द अर्थ कैन बी डिवाइडेड टू 2 पार्ट्स और हेमिस्फीयर अकॉर्डिंग टू द मेरिडियंस। मेरिडियन के अनुसार जो अर्थ है उसको 2 पार्ट्स में या फिर 2 अर्ध गोला कहते हैं ना, 2 अर्ध गोले में बांटा जा सकता है, 2 हेमिस्फीयर में बांटा जा सकता है। अब इसमें कहाँ पे एरर देखने को मिल रहा है, द अर्थ कैन बी डिवाइडेड टू 2 पार्ट्स और हेमिस्फीयर अकॉर्डिंग टू मेरिडियंस एंड नो एरर। कहाँ पे आपको एरर देखने को मिल रहा है आपको बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, हम यहाँ पे डिवाइड करके, तो जब भी डिवाइड के साथ हमेशा इनटू का यूज करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ कि डिवाइड के साथ हमेशा इनटू का यूज करना चाहिए, ना कि 2 का यूज। यहाँ पे देखिए क्या होगा, डिवाइडेड 2 यूज किया गया है, ठीक है। द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स होगा तब जाके हमारा यहाँ पे करेक्ट होता। तो डिवाइडेड के बाद हमको इनटू का यूज करना है, ना कि 2। जब हम किसी एक चीज को ना, जैसे कि कोई एक चीज है, इसको हम स्प्लिट करके 2 अलग अलग पार्ट में अगर हम बांट दे रहे हैं, तब इस केस में हम जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बांट रहे हैं, तो हम वहां पे 2 की जगह इनटू का ही यूज कर रहे हैं। तो डिवाइडेड के बाद हमको 2 का यूज यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे किस पार्ट में आपको एरर दिख रहा है भैया, तो 2 पार्ट्स की जगह हमको क्या होना चाहिए, इनटू 2 पार्ट्स, इनटू 2 पार्ट्स अगर होता तब जाके ये हमारा सेंटेंस जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है उसी में एरर हमको देखने को मिलेगा। 2 पार्ट्स की जगह इनटू 2 पार्ट्स होगा, क्योंकि डिवाइड के साथ हमेशा इनटू का प्रयोग हम करते हैं, राइट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18वां प्रश्न है कि ऑन द टाइम ऑफ द लॉन्चिंग ऑफ द प्रोजेक्ट्स अ लार्ज क्राउड हैड असेंबल्ड। जब प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जा रहा था, ठीक है, उस समय एक बहुत बड़ा क्राउड जो है जमा हो गया। अब किस पार्ट में एरर दिख रहा है, ऑन द टाइम ऑफ द लॉन्चिंग ऑफ द प्रोजेक्ट्स अ लार्ज क्राउड हैड असेंबल्ड, या फिर नो एरर। कहाँ पे आपको एरर देखने को मिल रहा है बताइए। देखिए सीधी सी बात है, ऑन द टाइम ऑफ की जगह एट द टाइम ऑफ का यूज करना चाहिए, ठीक है। ऑन द टाइम की जगह एट द टाइम ऑफ, ठीक है। लॉन्चिंग के एक पर्टिकुलर समय की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एट का यूज करते हैं, टाइम के साथ हम एट का यूज करते हैं, ऑन टाइम का। यहाँ पे हमको जो है ऑन की जगह एट का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पे गलती है, ठीक है। ऑन द टाइम ऑफ लॉन्चिंग की जगह एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग यहाँ पे होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है यहीं पे एरर है, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19वां प्रश्न है कि इट इज सैड दैट सोहन हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट 10 डेज। ठीक है, ये बहुत दुख की बात है कि जो सोहन है वो सफर कर रहा है फीवर से, बुखार से, सिंस लास्ट 10 डेज, लास्ट के 10 दिनों से वो सफर कर रहा है बुखार से। किस पार्ट में एरर है, ए बी सी डी में बताइए कि किस पार्ट में आपको एरर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जब टेंस वाला मैं पढ़ाया था, ठीक है, कहीं पे मैं प्रीपोजिशन का यूज कराया था, जहां पे मैं बताया था कि सिंस का यूज कहाँ होता है, फॉर का यूज कहाँ होता है। ठीक है, वहां पे हमको यूज करना, मैं इसको बहुत अच्छे से सिखाया था। तो यहाँ पे जो एरर कहाँ पे है ना, याद रखिएगा, क्योंकि एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम की बात किया गया है। देखिए यहाँ पे लास्ट 10 डेज बोल दिया है, तो यहाँ पे सिंस लास्ट 10 की जगह फॉर लास्ट 10 डेज होना चाहिए था। ठीक है, फॉर लास्ट 10 डेज अगर होता तो ये हमारा सेंटेंस सही होता। तो सिंस लास्ट 10 डेज की जगह हमारा फॉर लास्ट 10 डेज होना चाहिए था, क्योंकि ये डेज, नंबर ऑफ डेज यहाँ पे फिक्स है, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए हम यहाँ पे फॉर का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर डी ही एरर
रखता है। एरर इसी में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20वां और आखिरी प्रश्न है आप सभी के लिए, वीडियो में लेंदी नहीं करना चाहता। प्रश्न है कि व्हेन द लास्ट मैच इन टू कंट्रीज बिगन इट वाज ब्राइट सनी मॉर्निंग। जब दो देशों के बीच लास्ट मैच की शुरुआत हुई तो उस समय एकदम धूप, मतलब कह सकते हैं ब्राइट सनी डेज था, मतलब एक अच्छा दिन था। ठीक है, याद रखिए, सुनहरा दिन था, कोई बादल वादल नहीं था, सनी डेज था। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे आपको कहाँ एरर देखने को मिल रहा है? ठीक है, अब पहली बात तो यहाँ पे समझ देखिए कि प्रीपोजिशन कहाँ देखने को मिल रहा है। तो एक प्रीपोजिशन यहाँ पे है। ठीक है, बताइए कहाँ पे एरर देखने को? तो यहीं पे आपको एरर देखने को मिला द व्हेन द, जब देखिए पहली बात तो दो देशों के मध्य मैच खेला जा रहा था। ठीक है, तो जब दो देशों के बीच मैच खेला जा रहा है तो इनका प्रयोग क्यों करेंगे? जब दो देशों के बीच की बात आ रही है तो हम वहां पे बिटवीन का यूज करेंगे ना भाई। व्हेन द लास्ट मैच बिटवीन टू कंट्रीज बिगन, जब जो देशों के बीच मैच की शुरुआत हुआ लास्ट मैच की, तो उस समय ब्राइट सनी मॉर्निंग था। ठीक है, तो यहाँ पे इन की जगह बिटवीन का यूज होना चाहिए। मतलब ऑप्शन नंबर बी है इन टू कंट्रीज, ये ऑप्शन में एरर यहाँ पे है, बिटवीन टू कंट्रीज होना चाहिए था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि इन की जगह बिटवीन क्यों होगा। ठीक है, तो ये था हमारा 20वां प्रश्न। तो यहाँ पे हमने प्रीपोजिशन के 20 मोस्ट डिफरेंट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन का यहाँ पे हमने यूज देखा। हमने देखा कि किस तरह से हमको उसमें से एरर को पता करना है कि किस तरह से प्रीपोजिशनल एरर है। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिए। और नेक्स्ट वीडियो जो है इंग्लिश के किस टॉपिक पे आपको चाहिए कमेंट जरूर कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। मिलते हैं और किसी और वीडियो में। आप अपने तैयारी को अच्छे से बरकरार रखें। चलिए, इसमें इतना ही। धन्यवाद।